मुंबई मीरा रोड में हुए एक खौफनाक और दर्दनीय अपराध की, जिसमें अपराधियों ने निर्ममता की सारी सीमाओं को लांघकर इस वारदात को अंजाम दिया। शमा, अरमान, चलो फटाफट दूध पी लो, सुबह फिर स्कूल जाना है, सो जाना है। हम घर बनाते हैं ताकि हम अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे खुश रह सकें, महफूज रह सकें। लेकिन क्या हम वाकई अपने घरों में महफूज हैं? कहते हैं कि अतिथि देव के समान होता है, लेकिन अगर देव ही दानव बन जाए तो? और ऐसे दानवों से अपनी हिफाजत के लिए जरूरी है कि एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची जाए जिसमें यह तय हो कि किसे इस लक्ष्मण रेखा के पार आने देना है और किसे नहीं, क्योंकि जिंदगी कभी कभी हमें दूसरा मौका नहीं देती। मेरी ताई चली गई। हटिए प्लीज, हटिए साइड प्लीज, साइड। तुम्हें से फोन किसने किया था? मैं की थी साहब। दामले सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। पत्थर से इसे खोलने की कोशिश की गई है। सर, रॉबरी का केस हो सकता है। सर, विक्टिम्स का नाम अरमान, शमा और बबीता है। ये दोनों ही बच्चे अपनी नानी के साथ यहाँ रहते थे। और सर, इनके ऊपर वाले माले पे इनके भाड़ोत्री। आज सुबह जब बबीता की बहन ममता आई तो उसने दरवाजा बंद देखा, तो उसने अपने पास रखी डुप्लीकेट चाबी का यूज किया, जो हमेशा उसी के पास रहती है। दामले दामले सर, ये सिर्फ मर्डर और रॉबरी का केस नहीं लगता, कहानी कुछ और भी है। मुझे लगता है कल बबीता और बच्चों के अलावा कोई और भी था यहाँ, जिसे बबीता जानती थी और उसने खुद उन्हें यहाँ आने दिया, क्योंकि फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं है। दामले, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। सर, ये देखिए सर, या तो बार खोल के रखा है। सर, 45 साल की एक औरत जो 2 बच्चे के साथ अकेले यहाँ पे रहती है, इसके घर पे इतनी सारी बोतलें। 4 दीवारी के बीच सिर्फ परिवार नहीं, उस परिवार के राज भी बसते हैं। फोरेंसिक टीम से कहो ब्लड सैंपल्स ले और ये तिजोरी खुलवाओ। सर, शिरके, बबीता की बहन ममता को बुलाओ। सर। ये दरवाजा तो पहले से ही खुला था साहब। तो तुम यहाँ से क्यों नहीं आई? वो डुप्लीकेट चाबी रहता है ना मेरे पास। हमेशा अपने साथ रखती हो? हाँ साहब, मेरे बटुए में रहती है हमेशा। ये कौन है? मेरा लड़का है साहब, संजय। ठीक है, तुम दोनों बाहर रुको।
सर सर सर, कल रात भाड़ोती ने ना ही किसी को अंदर जाते हुए देखा, ना ही किसी को बाहर निकलते हुए। विधवा औरत है, एक छोटी सी बच्ची रहती है साथ में। साहब वो शमा और अरमान बबीता ताई की बेटी अफसाना के बच्चे थे साहब। अफसाना 7 साल पहले ही गुजर गई। बच्चों का बाप? आफाक जब तक अफसाना के साथ था यहीं रहता था साहब। अफसाना के गुजरने के बाद दूसरी शादी कर ली उसने। तब से मेरी बबीता ताई बच्चों को संभाल रही थी साहब। ये अफाक अभी कहाँ रहता है? यही पास ही में रहता है साहब। मच्छी बेचने का धंधा है उसका। अपने बच्चों से मिलने तो आता होगा? नहीं साहब, बबीता ताई उसको अंदर नहीं घुसने देती थी। क्यों? बबीता ताई जान छिड़कती थी शमा और अरमान पे। वो नहीं चाहती थी साहब कि आफाक बच्चों से कोई भी रिश्ता रखे। तुम्हारी ताई के पास इतनी शराब कहाँ से आई? मालूम नहीं साहब। तुम्हारी बबीता ताई का किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर था? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। सर, एक पड़ोसी ने किसी बिस्मिल को सुबह पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते देखा है। यहीं पास में ही उसकी खोली है। सब बिस्मिल सुबह सुबह बैग वैग लेके निकल गया था, जैसे कहीं बाहर गांव जा रहा हो। गांव कहाँ है उसका? साहब वो तो यही कहाँ है। दामले सर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह पता करो इस बिस्मिल का। मुझे हर हालत में बिस्मिल चाहिए, फास्ट। सर, ये बिस्मिल और बबीता में क्या कनेक्शन था? साहब बिस्मिल बबीता ताई के लिए वसूली करता था। वसूली? हाँ। कैसी वसूली? बबीता ताई सूद पे पैसे देती थी और बिस्मिल ताई का फंटर है। सर, 10 लाख कैश और करीब 5 लाख की ज्वेलरी होगी। सर, बबीता ने अपनी नाती और नातिन के नाम 10-10 लाख रुपए की एफडी भी करवा रखी थी। एक मामूली सी चौल में रहने वाली औरत के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? सर, हो सकता है कि बबीता कोई 2 नंबर का धंधा करती थी। ये जो भी करती थी वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात साफ है शिरके, कि बच्चों और औरत की हत्या उसे लूटने आए लोगों ने की है। और ये लुटेरे इस औरत के कोई अपने ही थे, जो ये अच्छी तरह से जानते थे कि बबीता अपने घर में इतना सारा कैश रखती है। ममता, संजय, अफाक और बिस्मिल, सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर, 100 मुंह 100 बातें, सिक्के के 2 पहलू। इन कहावतों का सहारा लेकर अक्सर इंसान की शख्सियत को तौला जाता है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं पहलुओं और बातों को आधार बनाया जाता है जो अपराध की वजह और अपराधी की तलाश में सहायक बन सके। और जिन बातों का खुलासा आगे होने वाला था वो एक अधेड़ उम्र की बबीता की जिंदगी के वो पहलू थे जो किसी को भी चौंका दे। मेरे को लगा ही था कि आप मुझ पे शक करोगे साहब। माना कि मेरे पास ताई जितना पैसा नहीं है, लेकिन मैं इतनी लालची भी नहीं हूँ साहब कि पैसे के लिए अपने ताई को मार डालूं। तो फिर कौन हो सकता है जिसने ताई की तिजोरी पे हाथ साफ करने की कोशिश की? ये जरूर वही होगा साहब जो जानता था कि मेरी ताई के पास 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़? हाँ साहब, वो ताई ने नई तिजोरी भी खरीदी थी 1.5 करोड़ रखने के लिए। तुम्हें कैसे पता? सुना था साहब। किससे? आस पड़ोस से। ये सुन के मैं ताई को मिलने भी गई थी साहब। मैं तेरे को 5 लाख दे सकती है बस। बिस्मिल से तो 10 का बात हुआ था। 5 लाख मांगता है तो बोल। चलेगा ताई। और हाँ, सूद 10 रुपए सैकड़ा। याद रखना, बबीता 2 चीज कभी नहीं भूलती, गुजरा हुआ कल और आने वाला सूद। मेरे से कोई लफड़ा नहीं होगा। लफड़ा किसी को करने ही नहीं देती मैं। चल ले।
अच्छा बैठ। ताई, मैं सुनी तो 1.5 करोड़ रखने के लिए तिजोरी खरीदी। एकदम सही सुनी तू। ताई, ये पूरी दुनिया में बात फैलेगी तो खतरा होगा ना। तो ऐसा बात लीक काय को होने देती है? अरे अगर ऐसा लीक फीक नहीं होएगा तो मालूम कैसे चलेगा कि साला कौन जल रहा है, कौन भून रहा है। पर ताई, कोई तेरा पैसा लेके भाग गया तो? पैसा देने से पहले मैं सबको एकदम टाइट करके रखती है। मेरा पैसा कोई नहीं मार सकता। मेरी ताई एकदम तेज तर्रार थी साहब, ऐसे चमकाती थी ना कि पूछो मत। लेकिन तिजोरी में से तो सिर्फ 15 लाख निकले हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं? मेरे को क्या मालूम साहब, वो बिस्मिल जानता होगा। ये बिस्मिल कब से काम करता है तुम्हारी ताई के लिए? जब से मेरी ताई मुंबई आई तब से। तुम्हारी ताई एक छोटे से गांव से मुंबई आई, यहाँ कि उसने इतना पैसा कमाया कि 2 खोली, फ्लैट खरीदा, पैसा सूद पे चढ़ाने लगी। कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं करती थी? साहब वो बार बाला थी साहब। पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है साहब। कहीं तुमने अपना पेट भरने के लिए तो ताई की पीठ में छुरा नहीं घोंपा? क्या बोल रहे हो साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। चलो मान लिया कि तुम बुरी नहीं हो, तो फिर तुम्हारा बेटा? नहीं साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं है साहब। तो कैसा आदमी है तू? मैं रिक्शा चलाता है। बबीता मौसी ने मेरे को रिक्शा खरीदवाया। आज मैं जो कुछ भी कमाता है वो सिर्फ मौसी की वजह से। और तुझे खटकता तो होगा ना कि तेरी मौसी ने अपने नाते नातिन के नाम 10-10 लाख की एफडी करवाई थी और तुझे सिर्फ एक रिक्शा लेके दिया। आप गलत सोच रहे साहब। मौसी मेरे को उतना ही प्यार करती थी जितना कि अरमान और शमा से, और अरमान और शमा से तो मैं दिल से प्यार करता है। बहुत बड़े दिल वाला है तू। और कौन कौन है जिसे अपने इस बड़े दिल में जगह दे रखी? कोई लड़की वड़की है जिसे कल बबीता के घर लेके गया था? नहीं साहब, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है साहब। तो कल रात कहाँ था तू? मैं नाइट में ऑटो चलाता है साहब। और ऐसा कौन हो सकता है जिसका जमीर इतना डगमगा गया कि उसने तेरी मौसी और तेरे भांजा भांजी को मार दिया? साहब वो जरूर अफाक होगा, उसका जमीर ऐसा ही है। अफाक बबीता की बेटी अफसाना का पति? हाँ साहब, वो अफसाना से शादी वाना की भी बबीता मौसी की खोली में रहता था। अफसाना के मरने के बाद मौसी के साथ झगड़ा करता था, लेकिन बच्चों की परवाह नहीं की साहब। दूसरी औरत के साथ शादी बना लिया और साहब मौसी से खोली में हिस्सा भी मांगता था साहब। हाँ साहब, मैं मांगता था हिस्सा, क्योंकि उस खोली की खरीदी में अफसाना ने भी पैसा दिया था। अफसाना रोज का 10,000 कमाती थी साहब, लेकिन उसका सारा पैसा वो उसकी माँ बबीता हड़प जाती थी। अफसाना भी बार वाला थी? हाँ साहब, अफसाना जिस बार में नाचती थी मैं उधर वेटर का काम करता था। अफसाना से शादी करने के बाद तू उसे अपने साथ नहीं लेके गया, वहीं बबीता के घर पे रहा। मतलब नीयत तेरी भी खराब ही थी। मेरे को अफसाना की माँ ने जबरदस्ती वहाँ घर जमाई बना के रखा था ताकि वो अफसाना की कमाई हड़प सके। मतलब बबीता से तेरी दुश्मनी पुरानी है? नहीं साहब, वो सब बातों में कब का बोल चुका। अफसाना मरी तो दिल का सारा गुबार निकल गया उसकी माँ पे। मैं जब बोलता हूँ साहब खराब बोलता हूँ, इसीलिए अफसाना की माँ मुझसे चिढ़ती थी। ये खोली अफसाना की कमाई पे खरीदी थी तूने, मेरे को मेरी बीवी का हिस्सा मांगता बस। तेरे जैसे आदमी को मैं ढेला तक नहीं देती। जा, और ना ही ये बच्चे मेरी अफसाना के बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे हैं और मेरे ही साथ रहेंगे। समझ में आया? उसने मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए। उसके बाद मैंने नफीसा से शादी कर ली, लेकिन खुदा कसम साहब मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। यही तो तुझे भारी पड़ रहा था आफाक। ना खोली में हिस्सा मिला, ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस भी तू ही भर रहा था। इसलिए एक ही बार में सारा टंटा ही खत्म कर दिया ताकि जो खोया उसे सूद समेत वसूल सके। खुदा कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा की कसम खा के सच बोल दे। साहब ये नीच काम करके मुझे दोजख में नहीं जाना है, वो भी रमजान जैसे पाक महीने में। साहब रोजा खोलने से पहले खुदा के साथ में अपने बच्चों को याद करता था। उनसे बात करने के बाद ही रोजा खोलता था। उनके मुंह से अब्बू अब्बू सुनने के लिए तरसता था साहब मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो भी मेरे को बहुत प्यार करते थे साहब। मैं उनको घर लाता था तो वो मेरे और नफीसा के बेटे को भी अपने भाई जैसा समझते थे। साहब मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन्हें आंखों के सामने बढ़ता वो देखा, उन्हें मरा वो देखना पड़ेगा। ममता, संजय और आफाक, इन तीनों की शराफत को खंगालो। सबकी एलिबाई चेक करो। और वो बबीता की भाड़ोत्री औरत को क्रॉस वेरीफाई किया? हाँ सर, लेकिन ना तो उसका कोई संजय से कनेक्शन है, ना बिस्मिल से और ना ही आफाक से। सर
बिस्मिल के रिश्तेदार का फोन सर्वेलेंस पर डाला था। 10 मिनट पहले बिस्मिल ने बोरीवली रेलवे स्टेशन के पीसीओ से अपनी खाला को फोन किया था। तुम लोग खुद वहां एक टीम के साथ पहुंचो, क्विक। इससे दुर्घटना हो सकती है। मैं किसी को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तो भाग क्यों रहा था? जिसने बबीता ताई को मारा वो मेरे को भी मार देगा साहब। किसने मारा बबीता को? बिस्मिल, चक्री मत घुमा, नहीं तो उल्टा लटका के दूंगा तुझे। घुमा नहीं रहा साहब, ताई के लेन देन का हिसाब रखता हूँ मैं। कौन कितना लेता है, किसको कितना मांगता है, सूद भी मैं ही वसूल करता था। लेकिन तुझे तेरा सूद नहीं मिला, इसलिए बबीता को टपका दिया, बच्चों समेत। नहीं साहब, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? और क्या क्या धंधा करता था बबीता के लिए? ताई एक ही धंधा करती थी साहब, बस। घर में इतनी शराब कहाँ से आई? ताई शराब बेचती थी, लेट नाइट, ड्राई डे। किसी को भी शराब की जरूरत पड़ती वो सीधा ताई के पास आता। बबीता का तुझसे या किसी और से कोई चक्कर था? किसी से कोई चक्कर नहीं था। वो मेरे को तो अपना छोटे भाई जैसा मानती थी, और तो और साहब मेरे जैसे लुक्के को नौकरी दी वो। लेकिन उसे हमेशा अफसोस रहा कि वो अपनी बेटी को बार डांसर बनने से नहीं रोक पाई। बिस्मिल, अफसाना की रूह मेरे को कोसती होगी ना। आप ऐसा क्यों सोचती हैं ताई? वो जानती थी कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। मैं अगर चाहती तो अफसाना को वो सब कभी नहीं करने देती जो मैंने किया, लेकिन मैं हार गई। लेकिन अफसाना के बच्चों को मैं वो जिंदगी देगी जिसके सपने मैंने अफसाना के लिए देखे थे। मेरे को बहुत कमाना है बिस्मिल, इतना कि मेरे बच्चे कभी वो हालात न देखे जिसमें मैं और अफसाना हलाल हुए। ताई अपनी सारी जिंदगी समा और अरवान पे कुर्बान कर देना चाहती थी। वो उनके साथ अपना वो बचपन जी रही थी जिसे वो कभी जी ही नहीं पाई। और जब मैंने उन्हें उस बुरे हाल में देखा तो मेरी रूह कांप गई। बबीता के पास 1.5 करोड़ रुपया था, लेकिन तिजोरी में से निकला सिर्फ 15 लाख। बाकी कहाँ है? ताई के पास इतना पैसा नहीं था, वो बस हवा फैला के रखती थी कि उसके पास बहुत पैसा है। सर, बबीता, अरमान और शमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मर्डर्स 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में हुए हैं। तीनों ही बॉडी पे 36 घाव हैं। और सर, इन्हें बड़ी बेरहमी से चाकू घोप घोप के मारा गया है। और सर, मर्डर स्पॉट पे हमें इन तीनों के अलावा एक चौथा ब्लड सैंपल भी मिला है। पता करवाओ, ये चौथा ब्लड सैंपल ममताज, संजय, आफाक या बिस्मिल का तो नहीं? सर, एक के बाद एक बबीता के अतीत के पन्ने खुल रहे थे और सामने आ रहे थे कुछ ऐसे राज जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। बबीता एक बार डांसर थी और ब्याज पर पैसा उधार देने वाली साहूकार भी, किराया वसूल करने वाली लैंडलॉर्ड भी थी और बिना लाइसेंस के शराब बेचने वाली एक औरत भी। लेकिन इन गलतियों का पूरा सच
और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। सर, अफाक, संजय, बिस्मिल और ममता, इनमें से किसी का भी ब्लड सैंपल उस चौथे ब्लड सैंपल से मैच नहीं करता। लेकिन सर, बबीता के कॉल रिकॉर्ड से एक नया नंबर सामने आया है जो हमेशा बबीता के टच में रहा है। हत्या वाली रात तकरीबन 11:30 बजे इस नंबर से बबीता को कॉल भी आया था और सर इस नंबर की लोकेशन बबीता के घर से मैच भी होती है। लेकिन उसी रात 12 बजे से नंबर बंद है। किसका नंबर है ये? सर, किसी शबनम खान का। मैं उसकी कॉल डिटेल चेक करवा रहा हूँ। सर, संजय की एलिबाई चेक करने के लिए ऑटो स्टैंड गया था। वो उस रात नाइट ड्यूटी पर था, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, उस रात तकरीबन 12:15 बजे 2 ऑटो इसके स्टैंड पे आया था। सर, औरत बुरखे में थी और दोनों ऑटो वाले उसके साथ गए और दोनों ऑटो वाले उसके साथ फिर रात में आए करीब 3 बजे। उनमें से एक का हाथ जख्मी था, इसीलिए तीनों एक ही ऑटो में बैठ के वापस चले गए। अभी भी ऑटो वहीं पे है। शिरके, आरटीओ ऑफिस से पता करो ये ऑटो किसके नाम पे है। सर, वो ऑटो किसी भास्कर कदम के नाम से रजिस्टर्ड है। किसी फिरोज शेख नाम के आदमी को वो ये ऑटो किराए पे चलाने के लिए देता था और उसी रात से फिरोज का फोन भी बंद आ रहा है और उसी रात से वो अपनी दहीसर वाली खोली में भी नहीं पहुंचा। सहारनपुर का रहने वाला है और 1 साल पहले ही मुंबई आया। ये उसका फोटो। सर, मैंने फिरोज के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। सब कुछ टैली करने के बाद एक नया नाम सामने आया है, अकबर खान। कौन है अकबर खान? शबनम का पति। सर, ये वही शबनम है जिसने आखिरी बार बबीता को कॉल किया था। गोरेगांव की एक चौल में अपने पति और बच्चे के साथ रहती है, बट अभी वहाँ पे ताला है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस रात ऑटो स्टैंड पर फिरोज के साथ अकबर और शबनम भी थे? हाँ सर, फिरोज और अकबर ये दोनों लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। हत्या वाली रात अकबर का फोन फिरोज को आया था 10 बजे के आसपास। और सर, शबनम और फिरोज के अलावा इन दोनों के साथ साथ अकबर की कॉल लोकेशन भी हत्या वाली रात बबीता के घर से मैच होती है। और सर, जब से मर्डर्स हुए हैं तीनों ही गायब है। इनके फोन भी बंद है और इनके घर भी। इसका मतलब ये हुआ कि उस रात बबीता के घर ये 3 मेहमान आए जिसे बबीता ने अपने घर के अंदर आने दिया। फिर इन तीनों ने मिलकर बबीता और बच्चों का कत्ल किया, लूट करने की कोशिश की और फिर वहां से भाग गए। अरे भाई, इनका बहुत खून बह रहा है। अगला स्टेशन वलसाड है, वहाँ उतर के इनका इलाज करा लो। फिरोज, अकबर और शबनम जरूर कहीं बाहर गांव भागे होंगे। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, हर जगह पता करो। ये फिरोज सहारनपुर का रहने वाला है। सहारनपुर पुलिस स्टेशन इसकी फोटो भेजो और पता करो। हो सकता है शबनम और अकबर भी वहीं के हों। क्विक। सर। सर, हाँ साहब। इनमें से किसी को देखा है? हाँ साहब, देखा है इनको। ये औरत थी, इसके साथ में एक बच्चा था। ये औरत बुर्के में थी। इसके साथ यही 2 आदमी थे। एक के हाथ में चोट लगी थी। ये लोग किसी ट्रेन में चढ़े थे? गुजरात एक्सप्रेस में बैठे थे सर।
इसको यही छोड़ देते, वरना ये हम लोग को भी फंसा देगा। अरे लेकिन ऐसी कमीनो, मुझे पता था तुम लोग जरूर मुझे धोखा। सर, बोरीवली के टीटी ने उन्हें देखा नहीं है। गुजरात एक्सप्रेस के टीटी को कांटेक्ट किया, कुछ हासिल नहीं हुआ और गाड़ी के फेरे वाले सवेरे से पहले मिलने से रहे। सर, गुजरात एक्सप्रेस में सिंह दाना बेचता है, इसी ने तीनों को देखा था। हाँ साहब, औरत ने तो बुरखा डाला हुआ था, उनके साथ एक बच्चा भी था और 2 आदमी थे। उसमें से एक का हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ था, शायद उसी वजह से वो बेहोश हुआ होगा। और वो तीनों वलसाड स्टेशन पे उतरे थे। जैसा कि उस सिंह दाने वाले ने बताया था, एक आदमी के हाथ में चोट लगी थी और वो बेहोश हो गया था और उसे लेकर वो दोनों वलसाड स्टेशन उतर गए। मुझे लगता है उसे लेकर वलसाड स्टेशन के आसपास के किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में गए होंगे। हमें वलसाड पहुंचते ही सबसे पहले स्टेशन के आसपास के हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में चेक करना होगा। डॉक्टर, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी। कहाँ है वो? बाहर ही होंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे चिंता चल के बाकी दोनों को ढूंढो। बोल, कहाँ हैं दोनों? कौन दोनों साहब? शाना मत बन। अकबर और शबनम, जिनके साथ मिलकर तूने मर्डर किया। बंद कर। और कहाँ दोनों? मुझको छोड़कर दोनों भाग गए साहब। कहाँ भाग गए? पता नहीं है साहब मुझे। फिरोज, 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 डॉक्टर बुलाओ। यस सर। अब हिम्मत है बोलने की? मैं बहुत बड़े सपने लेकर आया था बम्बई। बड़ा तो कुछ हुआ नहीं, बस एक मामूली सा रिक्शा वाला बनकर रह गया। कुछ दिन पहले मुझे अखबार मिला। अबे ये मुंबई है मुंबई, यहाँ गुजारा करने के लिए बड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है। अरे यार, मैं हाथ पैर सब कुछ मारने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम कोई मौका तो दे। मौका ही तो देने आया हूँ। अकबर ने मुझे बबीता करके औरत के बारे में बताया। उसने बोला उसके यहाँ 1.5 करोड़ रुपए है, उसे लूटेंगे और 50 लाख मेरे हो जाएंगे। ये अकबर बबीता को कैसे जानता था? वो नहीं जानता था, उसकी बीवी शबनम जानती थी। और उस रात शबनम ही हम दोनों को बबीता के घर पे लेकर गई। सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। शबनम ने बबीता को पहले से ही कुछ बोल के रखा था, इसलिए बबीता ने बिना कुछ पूछे हम लोगों को अंदर आने दिया और हम लोग ऊपर जाकर देर रात का इंतजार करने लगे।
मुझे नहीं मालूम था कि घर में बच्चे भी रहते हैं। अकबर ने बच्चों को मारा और मैंने उनको बचाने की कोशिश की तो मेरा हाथ अरे आराम से नहीं खुलने वाला ये। अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ा राड़ा हो जाएगा। अकबर चल यहाँ से। तो इतना सब करने के बाद खाली हाथ जाए पागल। अकबर अकबर छोड़, मैं साले तेरे को तो मार दूंगा ये साला कुत्ता हरामी। अकबर ने बहुत कोशिश की लेकिन तिजोरी नहीं टूटा और हम लोगों को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। वहाँ से लौटकर हम रिक्शा स्टैंड पहुँचे। हाथ में ज़्यादा चोट लगने की वजह से मुझे अपना रिक्शा वहीं छोड़ना पड़ा। और फिर हम अकबर और शबनम की खोली के पास आए। शबनम अपना छोटा बच्चा लेकर आई और फिर हमने मुंबई से बाहर जाने का प्लान किया, लेकिन वो दोनों कमीने मुझे अकेला छोड़कर चले। अकबर और शबनम गए कहाँ होंगे? शबनम अजमेर की है। हम लोगों का अजमेर जाने का प्लान था। वलसाड़ पुलिस को बस अड्डे भेजो, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। उन्हें हर हालत में दर्द पहुंचना है। अकबर, शबनम, बोल बोल। सब गलती हो गई सब, हम कीजिए। हम दोनों के अलावा हमारे बच्चे का कोई नहीं है। अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन जब बबीता के साथ दो मासूम बच्चों की जान ली तब तुम्हारी ममता कहां गई थी? बबीता से क्या कनेक्शन था तेरा? वो मैं बबीता ताई के अब कस्टमर लेके जाते थे। हेलो हेलो ताई, मैं शबनम। हाँ बोल। तेरी खोली खाली है या कोई बुकिंग है? नहीं, आजा तू। चले। तू धंधा करती है? हाँ साहब, मेरी दोस्त ने ही मुझे बबीता ताई से मिलवाया था। बबीता ताई अपनी खोली भाड़े पे देती थी। एक दिन मैं ताई के घर दिन में गई तो मैंने उन्हें बात करते सुना। बिस्मिल, बड़ा तिजोरी चाहिए होगा। बड़ा तिजोरी मांगता है अपने को, एकदम मजबूत होने को मांगता है। 1.5 करोड़ रुपए रखने के लिए चाहिए। समझ में आई बात? 1.5 करोड़ रुपए सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। और फिर कुछ दिन बाद मैंने ताई के घर में एक नई तिजोरी भी देखी। मैंने जाके अकबर को उस तिजोरी के बारे में बता दिया। अकबर बोला कि ये काम हम दोनों के बस का नहीं है, इसलिए मैंने फिरोज को पार्टनर बनाया अपना। और शबनम हम दोनों को वहाँ कस्टमर बना के ले गई।
हमारी और हमारे बच्चे की किस्मत बन जाएगी सर। अपराध का रास्ता किस्मत बनाता नहीं, बिगाड़ता है। माना कि बबीता ने पैसा कमाने के लिए उल्टे धंधे किए, लेकिन उसने पैसा कमाने के लिए कभी किसी का गला नहीं काटा। बबीता की ख्वाहिशें जरूरत से ज्यादा थी और इन्हीं चाहतों ने उससे गैर कानूनी काम भी करवाए और उसकी यही ख्वाहिशें उसकी और उसके परिवार की मौत का कारण भी बनी। फिरोज, अकबर और शबनम भी इन्हीं ख्वाहिशों का शिकार बन गए और एक आम इंसान से अपराधियों में तब्दील हो गए। पैसा हम सब की जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसे की चाहत इंसान से अपराध करवा सकती है। इन तीनों को जो सबक मिला उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इससे पहले कि हमारी ख्वाहिशें हम पर हावी हो जाएं, हमें खुद उन पर काबू पा लेना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।